हेलो बच्चों आज हम लोग अपने लेक्चर नंबर 4 में आ गए हैं चैप्टर 3 के, जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। और लेक्चर नंबर 3 में आप लोग पीछे के लेक्चर देखा करो बच्चों। तो लेक्चर नंबर 3 में हमने क्या क्या टॉपिक किए थे बच्चों। तो लेक्चर नंबर 3 में हमने गॉस थ्योरम डिस्कस की थी। गॉस थ्योरम में रेजिस्टेंस की बात आई थी, रेजिस्टेंस की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी। फिर हमने गॉस थ्योरम का क्या क्या था, प्रूफ किया था। और गॉस थ्योरम के प्रूफ के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने किया था, ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर। तो हमने ओमिक नॉन ओमिक की डेफिनेशन पढ़ी थी, उनके एग्जाम्पल पढ़े थे, उनके ग्राफ पढ़े थे। तो ओमिक नॉन ओमिक की बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। जिन बच्चों ने पीछे वीडियो नहीं देखा है, इससे पहले का लेक्चर 3 जरूर देखिए, मतलब लेक्चर 3 को। चलो बच्चों, अब हम लोग आज आगे के टॉपिक की बात करते हैं। चलिए, अब आज का टॉपिक है, पहला टॉपिक हम ले रहे हैं रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी क्या होता है? रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। अब एक बात ध्यान देना बच्चा, देखो रेजिस्टेंस की डेफिनेशन जब हम लोगों ने ओम्स लॉ डिस्कस किया था इससे पिछले लेक्चर में, तो ओम्स लॉ की फॉर्मूले में हमारा R इज इक्वल टू वी बाई करके आया था, जब हमने ओम्स लॉ डिस्कस किया था। तो रेजिस्टेंस की डेफिनेशन मैंने वहां पर भी बताई थी कि किसी भी कंडक्टर में यूनिट करंट प्रोड्यूस करने के लिए जितना हम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, वही पोटेंशियल अप्लाइड उस कंडक्टर या सर्किट के रेजिस्टेंस के बराबर होता है। और हमने पीछे रेजिस्टेंस के दो फॉर्मूले भी सीखे थे बच्चों। ठीक है, हमने रेजिस्टेंस को पीछे वाले टॉपिक में ओम्स लॉ में हमने रेजिस्टेंस को दो तरीके से हमने सीखा था कि रेजिस्टेंस के दो तरीके से हम फॉर्मूले लिख सकते हैं। एक तो R इज इक्वल टू वी बाई आई, जिसे बोलते हैं पोटेंशियल पर यूनिट करंट। ठीक है ना, जब हमने ओम्स लॉ का स्टेटमेंट किया था तो R इज इक्वल टू वी बाई आई के बारे में आया था। फिर आपको याद होगा जब हमने ओम्स लॉ का प्रूफ किया था, तो रेजिस्टेंस की एक वैल्यू और मिली थी हमको बच्चों ओम्स लॉ के प्रूफ से। ये था ml अपॉन ml अपॉन एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला ऐसे भी आया था। ठीक बच्चों, तो हम रेजिस्टेंस के बारे में, ठीक है, पीछे भी हमने पढ़ा रेजिस्टेंस के बारे में, उसकी डेफिनेशन भी पढ़ी मैंने। रेजिस्टेंस की डेफिनेशन पीछे भी आपको बताई। और रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के दो फॉर्मूले भी हमने सीखे, एक तो R इज इक्वल टू वी बाई आई और दूसरा ml अपॉन एन स्क्वायर इंटू टाउ। ठीक बच्चों, और मैंने आपसे जब ये हम रेजिस्टेंस पढ़ रहे थे तो हमने कहा था रेजिस्टेंस के बारे में आगे भी पढ़ेंगे हम बच्चों, और रेजिस्टेंस को डिफाइन करने के डिफरेंट तरीके होते हैं। तो एक तरीका तो हमने पीछे सीखा, जो भी मैंने पीछे अभी बोला भी पीछे। आज रेजिस्टेंस को डिफाइन करने के और भी तरीके सीख रहे हैं बच्चों। जैसे क्लास 10th में भी आपने रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी के बारे में पढ़ा होगा। तो क्लास 10th में रेजिस्टेंस के बारे में ऐसे पढ़ते हैं, है ना। क्लास 12 में थोड़ा चीजों को कैजुअली ज्यादा पढ़ते हैं। जैसे क्लास 10 में बोलते हैं टीचर्स के रेजिस्टेंस विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। रेजिस्टेंस वो होती है जो करंट के फ्लो का क्या करती है, अपोज करती है। ठीक है, इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आज हम इसको थोड़ा और भी डिफरेंट वे में डिफाइन करेंगे बच्चों। तो कोई आपसे पूछे कि प्रैक्टिकली रेजिस्टेंस क्या होती है, तो जैसे हमने कहा क्लास 10 में आपने पढ़ा कि रेजिस्टेंस करंट के फ्लो का अपोज करती है। तो क्या चीज होती है जो करंट के फ्लो का अपोज करती है? और करंट कंस्टिट्यूट कब होता है? जब चार्ज फ्लो होता है। ठीक है, तो मतलब जो चीज चार्ज के फ्लो का अपोज करेगी वही, है ना, करंट के फ्लो का अपोज भी होगा उसी की वजह से, और वही रेजिस्टेंस होगी। तो ध्यान देना बच्चों, तो कहते हैं रेजिस्टेंस कोई एक फैक्टर भी हो सकता है या बहुत से फैक्टर भी हो सकते हैं। तो कहते हैं रेजिस्टेंस वो फैक्टर या वो फैक्टर्स है जो किसी भी कंडक्टर में चार्ज की मोशन का क्या करते हैं, अपोज कर सकते हैं। वो बच्चों एक फैक्टर भी हो सकता है, वो दो फैक्टर भी हो सकते हैं, वो तीन फैक्टर भी हो सकते हैं, और कितने भी फैक्टर हो सकते हैं। तो वो फैक्टर या फैक्टर्स, एक फैक्टर या बहुत से फैक्टर, वो फैक्टर या फैक्टर जो किसी कंडक्टर में चार्ज के फ्लो का अपोज करते हैं, उन फैक्टर या फैक्टर को हम क्या बोलते हैं, उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस कहते हैं। अब एक फैक्टर, दो फैक्टर, इसका क्या मतलब है, इसको एग्जांपल के थ्रू बताता हूं बच्चों। जैसे मान लीजिए, है ना, फैक्टर का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए मैं इसको एक दूसरे एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूं। जैसे कहते हैं कि जैसे मान लीजिए सपोज मैं एक बाइक चला रहा हूं, ठीक है, तो आप जानते हैं कि फ्रिक्शन हमारी मोशन का क्या करती है, अपोज करती है। तो मोशन की एक रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं, है ना, वो जो मोशन का अपोज करे उसे हम फ्रिक्शन कहते हैं। तो मोशन के लिए रेजिस्टेंस कौन ही, फ्रिक्शन हुई। ठीक है, तो जैसे हम बाइक से चल रहे हैं मान लीजिए, और तो क्या हो रहा है, एक फैक्टर है जो हमारी मोशन का अपोज कर रहा है, कौन, हमारे टायर और रोड के बीच में क्या लग रही है, फ्रिक्शन लग रही है।
तो फ्रिक्शन हमारी मोशन का अपोज कर रही है, तो फ्रिक्शन हमारी मोशन के लिए रेजिस्टेंस है, तो एक फैक्टर तो फ्रिक्शन है। अब मान लीजिए मैं जिस डायरेक्शन में जा रहा हूं और उसके अपोजिट पहले खाली फ्रिक्शन लग रही थी, मान लीजिए रोड एंड टायर के बीच में फ्रिक्शन लग रही थी, तो एक फैक्टर था जो मेरी मोशन का अपोज कर रहा था। अब मान लीजिए क्या हुआ, अचानक से बहुत तेज विंड चलने लग गई बच्चों, मेरी मोशन के अपोजिट विंड चलने लगी, तो विंड भी मेरी मोशन का क्या करेगी, अपोज करेगी। ठीक है, तो देखो पहले खाली एक फैक्टर था, फ्रिक्शन आपकी मोशन का अपोज कर रही थी, फिर अचानक से क्या हुआ, आपका बहुत तेज विंड चलने लगी आपकी मोशन के अपोजिट, तो विंड से भी आपकी क्या होती है, विंड भी आपकी मोशन का क्या करेगी, है ना, अपोज करेगी। तो देखिए पहले खाली एक फ्रिक्शन एक फैक्टर था जो मोशन का अपोज कर रहा था, फिर विंड आ गई, तो विंड ने भी हमारी मोशन का क्या किया, अपोज किया, तो एक से वेक्टर बढ़कर दो हो गए। तो ऐसी रेजिस्टेंस भी कोई एक फैक्टर भी हो सकता है, बहुत से फैक्टर भी हो सकते हैं बच्चों। वो फैक्टर क्या क्या होते हैं अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि वो फैक्टर या वो फैक्टर्स जो किसी भी कंडक्टर में चार्ज की मोशन का अपोज करते हैं, उन फैक्टर या फैक्टर को कंबाइनली क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। जैसे एक आध फैक्टर की बात करते हैं, जैसे आपको याद होगा हमने जब कहा था कि हमने जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ी इससे पीछे के लेक्चर में, पीछे के लेक्चर जरूर देखो बच्चों, है ना, स्टार्टिंग से पढ़ो तभी चीजें क्लियर होंगी आपकी, क्योंकि हम बहुत चीजों को रेफर करते हैं कि पीछे हमने पढ़ा था, तो वो तभी आप समझ पाओगे जब आप पीछे से लेक्चर देखते आ रहे होगे। तो हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी जब पढ़ी थी तो हमने क्या पढ़ा था बच्चों कि जब हमने कहा था कि मेटालिक कंडक्टर में चार्ज कैरियर कौन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हमने एक चीज पढ़ी थी कि जब इलेक्ट्रॉन अक्रॉस द कंडक्टर मूव करते हैं तो रास्ते में क्या आते हैं बच्चों, पॉजिटिव आयन, और वो पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन की मोशन का क्या करते हैं, अपोज करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, करंट कंस्टिट्यूट कर रहे हैं, और पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन की मोशन का अपोज करें तो इसका अंदर पॉजिटिव आयन करंट की मोशन का भी अपोज या करंट का भी अपोज कर रहे हैं। तो जो पॉजिटिव आयन है वो भी एक तरीके से क्या है, रेजिस्टेंस है। ठीक है ना। और फैक्टर हो सकते हैं, जैसे आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, टेम्परेचर घटाने से रेजिस्टेंस घट जाती है, तो ऐसे टेम्परेचर एक फैक्टर है। डिपेंड करता है जैसे जो कंडक्टर उसका मटेरियल क्या है, तो ऐसे बहुत से फैक्टर होते हैं बच्चों। लेंथ डिपेंड करती है, एरिया पर डिपेंड रेजिस्टेंस करती है, तो इसीलिए रेजिस्टेंस को हम ऐसे डिफाइन करेंगे। तो लास्ट टाइम में बोल दे रहा हूँ रेजिस्टेंस को डिफाइन कैसे करोगे बच्चों, तो बोलेंगे दोस फैक्टर या फैक्टर्स विच अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। ऐसे इन शॉर्ट बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्शन इन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो ऐसे डिफाइन कर सकते हैं बच्चों इसको क्या, कि दोस फैक्टर्स which opposes those factors which opposes those factors which opposes the flow of charge which opposes the flow of charge in a conductor is called electric resistance, ठीक है बच्चों। ठीक है, तो रेजिस्टेंस को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो। बाकी रेजिस्टेंस की एक डेफिनेशन हमने, ठीक है, जब ओम्स लॉ पढ़ रहे थे बच्चों तो रेजिस्टेंस की डेफिनेशन मैंने वहां भी बताई थी कि रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज पोटेंशियल पर यूनिट करंट। और रेजिस्टेंस को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि दोस फैक्टर व्हिच अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। ठीक है, वो क्या क्या फैक्टर होते हैं, चलो थोड़ी उनकी बात करते हैं बच्चों, कुछ फैक्टर के बारे में सीखते हैं। तो देखो हमने कहा था बच्चों, हमने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये भी पढ़ा, R इक्वल टू वी बाई आई या ML अपॉन एन स्क्वायर इंटू टाउ। जैसे ये जो फॉर्मूला है R इज इक्वल टू वी बाई आई, ये आप किसी भी शेप के कंडक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब हम सीख रहे ये, अब जो हम रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं वो एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर की निकाल रहे हैं बच्चों। जैसे हमने कहा था कि बच्चों हमारे हम जो कंडक्टर यूज करते हैं, है ना, किसको, करंट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम कंडक्टर यूज करते हैं, तो हम क्या यूज करते हैं बच्चों, वायर, और वायर के शेप में होते हैं सिलेंड्रिकल शेप। तो हम जहां पर भी कंडक्टर बोलेंगे तो इन जनरल 90% केसेस में हम कंडक्टर का मतलब सिलेंड्रिकल कंडक्टर की बात कर रहे हैं। तो अब हमने, ठीक है, तो हमने कहा देखो ये फॉर्मूला आप किसी भी कंडक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अब हम जो फॉर्मूला पढ़ रहे हैं वो पर्टिकुलरली एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर की रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला आप क्लास 10 से पढ़ रहे हो बच्चों। तो ठीक है, चलिए इस
फॉर्मूले के लिए हम एक कंडक्टर मान लेते हैं। तो मान लीजिए, मतलब अब हम निकाल रहे हैं, आप ये कह सकते हैं अब हम क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं बच्चों, रेजिस्टेंस ऑफ अ सिलिंड्रिकल कंडक्टर। तो मान लीजिए मेरे पास एक सिलिंड्रिकल कंडक्टर है बच्चों, और मान लीजिए इसकी लेंथ कितनी है, एल है, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है बच्चों, ए इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। समझ रहे हो बच्चों? ठीक है, तो कहते हैं कि मान, तो हम इनिशियली लेट कर लेते हैं कि मेरे पास एक सिलिंड्रिकल कंडक्टर है जिसकी लेंथ एल है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। तो कहते हैं कि इस सिलिंड्रिकल कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस होगी वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करेगी बच्चों, जो मेजर फैक्टर है। ठीक है, तो एक फैक्टर है इस सिलिंड्रिकल कंडक्टर की रेजिस्टेंस होगी, वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करेगी, इस कंडक्टर की लेंथ पर डिपेंड करेगी, इस कंडक्टर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करेगी, और एक बहुत बड़ा फैक्टर है क्या, ये कंडक्टर किस मटेरियल का बना है, जैसे रजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर भी कहते हैं। बाकी टेम्परेचर भी डिपेंड करेगा, इस कंडक्टर का टेम्परेचर क्या है। टेम्परेचर की बात अभी नहीं कर रहे हैं बच्चों, अभी हम है ना 3 फैक्टर की बात करेंगे, इसकी लेंथ, इसका एरिया और इसका मटेरियल, है ना। और मटेरियल वाले फैक्टर को रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर कहते हैं। तो हमारे हेडिंग में रेजिस्टिविटी भी लिखा है बच्चों। ठीक है, तो समझिए, तो हम थोड़ा लेट कर लेते हैं बच्चों। तो मान लेते हैं कि कंसीडर अ सिलिंड्रिकल कंडक्टर, इसकी रेजिस्टेंस कैसे लिखते हैं समझना बच्चों, और रेजिस्टिविटी कैसे आती है इसको भी समझना। तो कंसीडर अ सिलिंड्रिकल कंडक्टर, मतलब बता रहे हैं कि रेजिस्टेंस किसकी लिखने वाले बच्चों, तो हम लिख रहे हैं कंसीडर अ सिलिंड्रिकल कंडक्टर, कंसीडर अ सिलिंड्रिकल कंडक्टर ऑफ लेंथ L and area of cross section A, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। ठीक है बच्चों, तो हमने बोल दिया कि हमने एक सिलिंड्रिकल कंडक्टर माना है जिसकी लेंथ है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, ए है। तो बोलते हैं इट्स रेजिस्टेंस, देयरफॉर इट्स रेजिस्टेंस depends on following factors. Its resistance depends on following factor. तो इस सिलिंड्रिकल कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस होगी वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करेगी उसकी बात करते हैं बच्चों, डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स। चलिए, और फैक्टर क्या क्या है समझते हैं उस बात को। तो पहला फैक्टर है कि रेजिस्टेंस जो होती है वो कंडक्टर की लेंथ के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, मीन जितना बड़ा कंडक्टर होगा उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, और जितना शॉर्ट लेंथ का कंडक्टर होगा रेजिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। दूसरा फैक्टर है बच्चों, जो रेजिस्टेंस होती है वो एरिया के या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मींस अगर एक थिन कंडक्टर है, ठीक है, तो उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, और एक थिक कंडक्टर तो उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, एरिया बोलो या थिकनेस ऑफ द कंडक्टर पे रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। थिन के लिए मोर और थिक के लिए रेजिस्टेंस क्या होती है, लेस होती है। ठीक है बच्चों, अभी एक फैक्टर और है, वो फैक्टर प्रोपोर्शनली हटाकर आएगा बच्चों। तो अगर इन दो फैक्टर को मिक्स कर ले तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों, आर इज प्रोपोर्शनल टू एल ओवर ए। ठीक बच्चों, पे आ जाएगा आर इज प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। ठीक है, जब इस प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करेंगे तो तीसरा फैक्टर आपको दिखेगा बच्चा, जब आप इस प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करोगे तो इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाकर एक क्वांटिटी आती है रो, ये रो इसे क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। मतलब इस रो की जो वैल्यू है वो कंडक्टर के मटेरियल पे क्या करती है, डिपेंड, और मटेरियल टू मटेरियल क्या करती है, वेरी। अभी हम आगे एक टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों कि कंडक्टर की रेजिस्टिविटी किस रेंज में होती है, इंसुलेटर की किस रेंज में होती है, सेमी कंडक्टर किस रेंज में रेजिस्टिविटी लाई करती है। तो रेजिस्टिविटी की रेंज वगैरह ही पढ़ेंगे, आगे एक टॉपिक रेजिस्टिविटी भी आएगा भी आपका। तो फिलहाल समझिए, ठीक है। तो हमने कहा, हमने प्रोपोर्शनली हटाया तो एक टर्म आ गई रो, और रो को हमने क्या बोला, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। तो मटेरियल टू मटेरियल रेजिस्टिविटी क्या करती है, वेरी करती है। और देखो रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
तो मोर रेजिस्टिविटी मोर रेजिस्टेंस, लेस रेजिस्टिविटी लेस रेजिस्टेंस। तो अब आप ऐसे कह सकते हो कि, है ना, कि रेजिस्टेंस 3 फैक्टर पे डिपेंड कर रही है। रेजिस्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एरिया के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो पहले रेजिस्टिविटी को डिफाइन कर देते हैं बच्चों। ठीक है, अब आप ये कह सकते हो कि वेयर रो, इसको रो साइन से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों रेजिस्टिविटी को। आपने 10th में भी ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, वेयर रो इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। कांस्टेंट अगर प्रोपोर्शन हटाकर आया बच्चों, आपको दिख ही रहा है, वेयर रो इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, एंड इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। इस रेजिस्टिविटी के बारे में आगे बहुत सी बातें सीखेंगे बच्चों हम लोग। एंड इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी ऑफ द मटीरियल। रेजिस्टिविटी बच्चों मटीरियल, नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करती है ना। एंड इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी ऑफ द मटीरियल ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, तो मटेरियल टू मटेरियल रेजिस्टिविटी क्या करती है, वेरी करती है। ठीक बच्चों, चलो अभी रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन भी लिखेंगे, कि हमने देखो हेडिंग में क्या लिखा है बच्चों, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टेंस की डेफिनेशन लिख दी, अभी रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन भी बनाएंगे बच्चों, इसी फॉर्मूले के हेल्प से बनाएंगे। ठीक बच्चों, तो आपको एक फॉर्मूला मिल गया, एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर की क्या निकालने का, रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला मिल गया। तो एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर की रेजिस्टेंस निकालने के लिए 3 फैक्टर चाहिए आपको, उसकी रेजिस्टिविटी चाहिए, लेंथ चाहिए, और क्या चाहिए बच्चों, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। बाकी एक फैक्टर और होता है कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, वो अलग से एक टॉपिक पढ़ेंगे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। तो कुछ फैक्टर अभी पढ़ रहे हैं, कुछ फैक्टर के बारे में आगे पढ़ेंगे। एक फैक्टर हमने पीछे पढ़ा था कि पॉजिटिव आयन भी रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, अब उसको ऐसे प्रैक्टिकली पॉजिटिव आयन को लिख नहीं सकते, तो यहाँ पर प्रैक्टिकल फैक्टर की बात करें बच्चों। अच्छा ठीक है, अब बात है कि भाई रजिस्टिविटी को डिफाइन कैसे करें, क्योंकि हमने देखो ना हेडिंग में क्या लिखा है बच्चों, रेजिस्टेंस एंड रजिस्टिविटी। और एक काम करो, आप पहली शीट को नोट भी कर लो बच्चों, पहले स्क्रीन को पॉज करके नोट किया करो, एक शीट नोट करते रहो, सेकंड शीट को तो चली रही है आपकी। हाँ, तो अब बात करते हैं कि रजिस्टिविटी को डिफाइन कैसे करें बच्चों। ठीक है, तो आपको याद होगा बच्चों, हमने पीछे के लेक्चर्स में भी कहा कि रजिस्टिविटी एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है बच्चों, और किसी भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की डेफिनेशन बनाने का एक सेट तरीका होता है कि उसके साथ जो भी फैक्टर है, जैसे यहां पर एल फैक्टर है, एरिया एक फैक्टर है, इन दोनों को 1 कर दो बच्चों, तो रजिस्टिविटी न्यूमेरिकली किसके बराबर हो जाएगी, रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगी। तो चलो हम इसकी डेफिनेशन बनाते हैं और कुछ और बातें, अच्छी बातें सीखेंगे इसी के बीच में। तो क्या बोलते हैं कि इफ, अगर हम क्या करें, अगर मैं ऐसा करूं बच्चों, इफ L इज इक्वल टू 1, मतलब कंडक्टर लू यूनिट लेंथ का। ठीक है, जैसे मैंने कंडक्टर ले लिया यूनिट लेंथ का, 1 मीटर का मान लो कंडक्टर ले लिया, मैं एसआई में बात कर रहा हूं, एंड उसका एरिया भी कितना है, मान लो 1। ठीक है ना, एक कंडक्टर है, उसकी लेंथ कितनी है, 1 मीटर है, उसका एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर है, या कंडक्टर इसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर है, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आपने लेंथ को भी 1 ले लिया और एरिया को भी 1 ले लिया। तो अगर मैं लेंथ और एरिया को 1 पुट कर दूं बच्चों, तो रजिस्टिविटी किसके बराबर हो जाएगी, रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगी। इससे आपको रजिस्टिविटी की डेफिनेशन और रजिस्टिविटी निकालने का एक प्रैक्टिकल तरीका ही मिल जाएगा बच्चों, मैं बताता हूं अभी। देन क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल टू आर। देन रजिस्टिविटी किसके बराबर हो जाएगी, रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगी। ठीक बच्चों, तो सुन, तो इसको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो क्या, कि पहले जनरल वे में समझ लो, और फिर मैं इसको एक्चुअल प्रॉपर डेफिनेशन, टेक्निकल डेफिनेशन में बोल देंगे। तो क्या बोलते हैं कि रजिस्टिविटी न्यूमेरिकली किसके बराबर होती है, एक मतलब न्यूमेरिकली रेजिस्टेंस के बराबर होती है, अगर आपने एक ऐसा कंडक्टर लिया है जिसकी लेंथ भी 1 है और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 है। ठीक है, तो हमने एक ऐसा कंडक्टर लिया जिसकी लेंथ भी 1 है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 है, तो उस कंडक्टर की कुछ रेजिस्टेंस होगी, तो जितनी उसकी रेजिस्टेंस होगी वो रेजिस्टेंस उसकी रजिस्टिविटी के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। बात समझने से, फॉर एग्जांपल मैं एक नाम लेके बोल देता हूं, जैसे मान लीजिए मुझे कॉपर की रजिस्टिविटी निकालनी है बच्चों, मुझे क्या करना है, कॉपर वायर है, मुझे कॉपर की रजिस्टिविटी पता करनी है। मैं क्या करूंगा, एक कॉपर का वायर लूंगा, कितने मीटर का, 1 मीटर का कॉपर वायर लूंगा,
और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 मीटर स्क्वायर लूंगा। ठीक है, तो उस कॉपर वायर जिसकी लेंथ 1 है, इसका एरिया भी 1 है, उस कॉपर वायर की जितनी रेजिस्टेंस होगी वही रेजिस्टेंस उसकी रेजिस्टिविटी का क्या हो जाएगी, इक्विवेलेंट हो जाएगी बच्चों। ठीक है, तो मैं प्रॉपर में बोल दे रहा हूं, तो क्या बोलते हैं कि रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड हैविंग यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है बच्चों, तो इससे हमारी रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन बन गई बच्चों। मैं इस साइड लिख देता हूं, रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन लिखेंगे, देयरफॉर resistivity is equal to, बाकी रेजिस्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी मैंने पीछे डेफिनेशन यहां लिखा है बच्चों, देखो, तो रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर is equal to the resistance of a conductor of unit length, and having unit area of cross section, क्रॉस सेक्शन। ठीक बच्चों, इस बात को देखकर हम लिख रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप रेजिस्टिविटी को क्या कर सकते हो बच्चों, डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, कि रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड हैविंग यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अच्छा, अब आएगी किसी न्यूमेरिकल में रेजिस्टिविटी पूछ लिया हमसे, तो रेजिस्टिविटी लिखने के दो तरीके हैं बच्चों। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला, एक तो आप इस फॉर्मूले से रेजिस्टिविटी बना सकते हो। कैसे बच्चों, देखो, अगर आपसे बोले रो बता दीजिए तो क्या करोगे, ए और एल को लेफ्ट में ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल ना। लिखते हैं ऑल्सो रेजिस्टिविटी को आप ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों ना, रेजिस्टिविटी को आप ऐसे लिख सकते हो ऑल्सो, रो कैन ऑल्सो बी रिटन एज क्या, आर ए बाई एल। ध्यान से सुनना बच्चों, देखो आर ए बाई एल। देख, तो इस तरीके से आप रेजिस्टिविटी निकाल सकते हो। एक तरीके से और निकाल सकते हो रेजिस्टिविटी, कैसे बच्चों, यहां देखो बच्चों, देखो हमने जब पिछले लेक्चर में ओम्स लॉ का प्रूफ पढ़ा था, तो हमने आर की एक वैल्यू पढ़ी थी बच्चों प्रूफ में, ये ml अपॉन एन स्क्वायर इंटू टाउ। जहां पर टर्म का मतलब समझते हो, पीछे का लेक्चर देखो बच्चों। m क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मास है, l क्या होता है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, n क्या होता है, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मीन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, e इलेक्ट्रॉन का चार्ज, a क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और टाउ क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम, जिसके बारे में डिटेल में मैंने आपको पीछे बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो उनका पॉजिटिव आयन के साथ कोलिजन होते हैं सक्सेसिव, तो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो टाइम लगता है उसे क्या बोलते हैं बच्चों, रिलैक्सेशन टाइम। तो देखो आर की वैल्यू पुट कर दूं बच्चों मैं यहाँ, ठीक है, तो मैं आर को ये पुट कर सकता हूँ देखो यहाँ इस स्टेप में, तो मैं आर की वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ बच्चों। कितनी थी आर की वैल्यू, ml अपॉन एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ इंटू ए बाई एल। देख लो बच्चों, ठीक है ना। तो हमने जो पीछे वैल्यू लिखी थी ना आर की, वो मैंने इधर पुट कर दी। आर की वैल्यू लगा दी मैंने ml अपॉन एन स्क्वायर इंटू टाउ, और ए बाई एल को साइड में लिख दिया। अब देखो बच्चों, देखिए ए से ए कैंसिल हो जाएगा और एल से क्या हो जाएगा, एल कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो क्या बचेगा, रो इज इक्वल टू, तो आपको रो का एक फॉर्मूला और मिल जाएगा बच्चों, कितना, m अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू टाउ। ठीक है, देखो एल से एल कैंसिल हो गया, ए से कैंसिल हो गया। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी का एक फॉर्मूला ये भी मिल गया बच्चों। ये फॉर्मूला आगे भी यूज होगा बच्चों इस फॉर्मूले का, और बाकी न्यूमेरिकल में भी फॉर्मूला यूज होगा। आगे हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जो मैंने अभी पीछे ही बोला बच्चों, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। तो जब वो टॉपिक पढ़ेंगे तो यही फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों, m अपॉन एन स्क्वायर इंटू टाउ। अभी टर्म का मतलब मैंने आपको बताया अभी कि m क्या है, e n क्या, e क्या, टाउ क्या है। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी का एक फॉर्मूला भी है। तो रेजिस्टिविटी को आप दो तरीके से निकाल सकते हो बच्चों, एक तो इस तरीके से निकाल सकते हो, डिपेंड करता है न्यूमेरिकल आएगा तो क्या डेटा गिवन है आपको, है ना। अगर ये तीन फैक्टर गिवन है तो ये इलेक्ट्रॉन, देखो इसमें दो फैक्टर तो आप जानते हो बच्चों, m और e तो जानते हो, इलेक्ट्रॉन का मास भी जानते हो, चार्ज। अगर आपको नंबर डेंसिटी और टाउ दिया तो रेजिस्टिविटी ऐसे भी निकाल सकते हो।
अब रेजिस्टिविटी के बारे में एक बात और समझ लो, आगे एक टॉपिक रेजिस्टिविटी के बारे में और पढ़ेंगे बच्चों हम, डिफरेंट मतलब कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर की रेजिस्टिविटी की रेंज भी पढ़ेंगे अभी आगे। अब इसकी एसआई यूनिट के बारे में समझ लो बच्चा, रो की एसआई यूनिट क्या होगी, तो एसआई यूनिट ऑफ रो, अब इसकी यूनिट भी लिख लेते हैं बच्चों। तो एसआई यूनिट, देखो यूनिट वगैरह पूछी जाती है बच्चों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ जाती है। एसआई यूनिट ऑफ रो, और कोई भी न्यूमेरिकल करोगे तो बहुत सिंपल सी बात है, आपको न्यूमेरिकल के एंड में आपने यूनिट लिखनी है बच्चों। तो देखो रो की डेफिनेशन आप, सॉरी यूनिट यहां से बना सकते हो बच्चों, यहां से देखो आर ए बाई एल से। आप जानते हो कि रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, एरिया होता है मीटर स्क्वायर, नीचे क्या है मीटर, तो इस मीटर से मीटर का स्क्वायर चले जाएगा बच्चों, तो आ जाएगा ओम इंटू मीटर। देखो चेक कर लो, ये ओम हो गया, ये मीटर स्क्वायर हो गया, मीटर हो गया, इस नीचे वाले मीटर से मीटर का स्क्वायर चले जाएगा एक, तो क्या बचेगा ओम मीटर, तो इसकी यूनिट हो जाएगी ओम इंटू मीटर। समझ रहे बच्चों, तो एसआई यूनिट ऑफ रो इज ओम इंटू मीटर या ओम मीटर, बात समझ रहे हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक में हमने दो बातें सीखी बच्चों, रेजिस्टेंस उसकी डेफिनेशन उसका फॉर्मूला, और रेजिस्टेंस के साथ साथ हम रेजिस्टिविटी का भी हमको दो फॉर्मूले मिले, ठीक है, और रेजिस्टिविटी का मीनिंग भी आप समझ गए होगे और यूनिट भी लगे मिल गए। आप इससे शीट को भी नोट कर लो बच्चों, फिर नेक्स्ट आगे टॉपिक में चलेंगे। चलो अब कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं बच्चों, ठीक है, अब कुछ दो तीन छोटे छोटे टर्म के बारे में समझ लीजिए, ठीक है। तो मैं कुछ टर्म बता रहा हूँ बच्चों, जैसे आपको कुछ तीन चार छोटे छोटे टर्म्स हैं, इनका यूज न्यूमेरिकल वगैरह में दिखेगा या आगे चैप्टर पढ़ोगे उनमें दिखेगा। जैसे टर्म होती है बच्चों मोबिलिटी, मोबिलिटी, या आप इसे पूरा पढ़ो तो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हो, है ना, इसे क्या पढ़ेंगे मोबिलिटी, या आप पढ़ो पूरा तो मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और जब आप लास्ट चैप्टर पढ़ोगे सेमी कंडक्टर, तो सेमी कंडक्टर में भी मोबिलिटी एक जगह टर्म आएगी बच्चों, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोबिलिटी ऑफ होल्स की बात आएगी, ठीक है। चलिए फिलहाल तो हम मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, इसे पूरा पढ़ोगे पढ़ोगे मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, तो मोबिलिटी को अगर ब्रेक करके पढ़ें तो मूव करने की एबिलिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन के मूव करने की एबिलिटी को क्या बोलते हैं, उसकी मोबिलिटी कहते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन कितनी स्पीड से मूव करेंगे किस पर डिपेंड करता है बच्चों, कि आपने कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है, क्योंकि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाता है, और उसी फोर्स से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या होगी, डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। जैसे याद होगा हमने पढ़ा था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो मोबिलिटी किस पर डिपेंड करेगी, क्या आपने किसी कंडक्टर में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया। तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं बच्चों, तो बहुत सिंपल सी बात, इसे बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से इलेक्ट्रॉन की जितनी स्पीड गेन कर लेंगे, जितनी स्पीड चेंज हो जाएगी, उसे क्या बोलते हैं मोबिलिटी। तो इसे बोलते हैं, इसकी डेफिनेशन लिख दे रहा हूं बच्चों, इट इज डिफाइंड एज, it is defined as, it is defined as drift velocity of free electrons, drift velocity of free electrons, drift velocity of free electrons per unit applied electric field, per यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो जब किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए आप क्या करते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करते हो, मतलब आप एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हो, पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर देता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज को मूव करने में हेल्प करता है। ये पीछे हमने दो तीन टॉपिक भी बात की है, पीछे के लेक्चर देखो बच्चों। तो दैट इज मोबिलिटी को म्यू साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो therefore mobility is drift velocity over electric field Vd by E, ठीक है बच्चों, समझ रहे। सो दिस इज कॉल्ड मोबिलिटी, ठीक है। और बाकी देखो यूनिट लिखना चाहते हो बच्चों, तो स्पीड क्या होता है, मैं किनारे रफली लिख देता हूँ, स्पीड क्या होता है मीटर पर सेकंड में होती है बच्चों, होती है ना, स्पीड इज इन मीटर पर सेकंड, है ना।
और इलेक्ट्रिक फील्ड को वैसे तो हम क्या लिखते हैं, न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। चलो मैं ये न्यूटन पर कूलम ले सकते हो, मैंने वोल्ट पर मीटर इसलिए कहा कि ये ऊपर भी मीटर आ रहा है तो नीचे भी मीटर, तो मीटर मिक्स हो जाएंगे, तो आप इसे क्या लिख लोगे, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकंड। देखो ना, ये मीटर का स्क्वायर +2 हो जाएगा, वोल्ट ऊपर जाके माइनस, सेकंड माइनस में, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी। तो एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट ऑफ म्यू इज क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकंड। ठीक है, तो एक टर्म है मोबिलिटी। ठीक है, ऐसे एक टर्म है बच्चों। अब नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं, कंडक्टेंस। ठीक है, ये छोटी टर्म यूजफुल टर्म्स हैं बच्चों, ये न्यूमेरिकल वगैरह में पूछी जाती हैं, या इस पे छोटे क्वेश्चन मिल सकते हैं, है ना। तो कंडक्टेंस, और ये छोटी टर्म आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी आपने पढ़ा होगा, तो जानते भी होगे। तो कंडक्टेंस क्या होता है बच्चों, बहुत सिंपल सी टर्म है, रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस। तो बोलते हैं इट इज डिफाइंड एज क्या, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। लिखते इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को क्या बोलते हैं बच्चों, कंडक्टेंस। रेसिप्रोकल, सॉरी, ठीक है ना। तो इट इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। इसे जी से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, ठीक है। और एक इसके बराबर होता है 1/r के बराबर होता है, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल नोन एज कंडक्टेंस। ठीक है बच्चों, जी 1/r। अब इसकी यूनिट की बात करें, तो आप इसकी यूनिट बता दीजिए। तो इसको 3 तरीके से ले सकते हो बच्चों, ऑफ जी। तो जी की एसआई यूनिट देखो, एक तो बच्चों ये रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है, तो रेजिस्टेंस यूनिट क्या होती है, ओम। तो इसे क्या बोलते हैं, ओम इनवर्स। अच्छा, ओम को वैसे लिखते हैं स्पेलिंग में OHM, तो इसको MHO, और इसकी ओम की स्पेलिंग का उल्टा बच्चों MHO भी कहते हैं, या ओम इनवर्स को साइमन भी कहते हैं। और एक यूनिट और है इसकी बच्चों, S, इसे साइमन भी पढ़ते हैं। ठीक है, समझ रहे हो। तो ओम इनवर्स, MHO, ओम की स्पेलिंग का उल्टा, और S। ठीक है, तो जो भी याद हो आपको, ओम इनवर्स याद रखना ज्यादा आसान है, ओम इनवर्स या साइमन ज्यादा लिखे मिलेगा, MHO तो खैर स्पेलिंग में कम दिखेगा। ठीक है, तो एक छोटी सी टर्म है बच्चों, दिस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। अब आते हैं ऐसी एक छोटी टर्म और है, कंडक्टिविटी। अच्छा, इसको नोट कर लो बच्चों, शीट को भी आप पहले, है ना। ठीक बच्चों, नोट कर लिया। चलो अब अगली शीट में चलते हैं। अब ऐसे एक टॉपिक होता है छोटा सा, कंडक्टिविटी। तो छोटे टर्म एक साथ में बता दे रहा हूं आपको, ये सब काम आएंगे आगे, इनका यूज भी दिखेगा आगे बच्चों, न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे तो इसमें ही दिखेगा कंडक्टिविटी। तो जैसे कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल था, इसी तरीके से कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी के रेसिप्रोकल को क्या बोलते हैं बच्चों, कंडक्टिविटी। तो क्या बोलते हैं, इट इज डिफाइंड एज, it is defined as, it is defined as the reciprocal of, it is defined as the reciprocal of resistivity। जो अभी हमने जस्ट 2 टॉपिक पीछे पढ़ा बच्चों आज के लेक्चर में। ठीक है, तो इट इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो कंडक्टिविटी को सिग्मा से लिखते हैं बच्चों, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, और रो का रेसिप्रोकल है। तो देयरफॉर रेजिस्टिविटी को किससे लिखते हैं, कंडक्टिविटी को सॉरी रो से लिखते हैं, और ये किसका रेसिप्रोकल होता है, सिग्मा से लिखते हैं, और रो का रेसिप्रोकल है। ठीक बच्चों,
तो रजिस्टिविटी सॉरी कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी। अब आती है इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं। इनकी यूनिट वगैरह पूछ सकते हैं, ऐसे ऑब्जेक्टिव में आ सकती है इनकी यूनिट लिखने को। तो एसआई यूनिट ऑफ सिग्मा इज, ठीक है ना। तो अभी देखो आपने पीछे, अभी हमने पीछे की शीट में देखा आपने कि रजिस्टिविटी की यूनिट क्या थी बच्चों, ओम मीटर। मैं आपको चेक करा देता हूं, ये पढ़ा था बच्चों, देखो हमने ना ओम इंटू मीटर, तो क्या हो जाएगा ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स, ठीक है। तो इसकी यूनिट हो जाएगी ओम इनवर्स एंड मीटर इनवर्स, दोनों का इनवर्स हो जाएगा, ओम का भी इनवर्स हो जाएगा और मीटर का भी क्या हो जाएगा इनवर्स। अच्छा, अभी जस्ट हमने पीछे क्या पढ़ा कि ओम इनवर्स को साइमन भी कहते हैं बच्चों, देखा देखो हम, ओम इनवर्स को साइमन भी कहते हैं, तो साइमन पर मीटर भी कह सकते हो, ठीक है। जैसे याद हो जाए आपको, साइमन पर मीटर भी कहते हैं बच्चों, बात समझ रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, ठीक बच्चों। चलो एक छोटी टर्म और है, करंट डेंसिटी, ठीक है। एक टर्म की और बात कर लेते हैं बच्चों, करंट डेंसिटी। तो छोटे कुछ टर्म्स है, इनका याद रखना है आपने। अब ऐसे ही होता है करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी, इसके लिए एक डायग्राम आपको समझना पड़ेगा बच्चों, है ना। इसके लिए हम एक डायग्राम बनाएंगे बच्चों, ठीक है। डायग्राम से आप समझ पाओगे। जैसे याद है हम लोग ने सबसे फर्स्ट डे लेक्चर 1 में करंट के बारे में पढ़ा था बच्चों, है ना। हमने कहा था किसी भी कंडक्टर में आपको करंट निकालनी है एट अ पॉइंट, तो आपने क्या करना है, उस पॉइंट के अराउंड एक यूनिट, एक एरिया अज्यूम करना है, कोई भी क्रॉस सेक्शन ले लेना है, क्रॉस सेक्शन को फ्लो ऑफ चार्ज के परपेंडिकुलर प्लेस करना है, तो उस गिवन क्रॉस सेक्शन से यूनिट टाइम में जितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो करेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, करंट कहते हैं। तो करंट डेंसिटी उसी से थोड़ा सा रिलेटेड है, ठीक है। तो इसके लिए पहले मैं एक डायग्राम बना देता हूं बच्चों, डायग्राम से आपको ये बात अच्छे से क्लियर होगी, ऐसे बोलने में हो सकता है कि आपको क्लियर ना हो। तो चलो इसके लिए एक डायग्राम बना लेते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास एक कोई कंडक्टर, मैंने बार बार बोल रहा हूँ कि सिलिंड्रिकल बना रहे बच्चों, क्योंकि हमारा ज्यादा यूज सिलिंड्रिकल कंडक्टर का है, बाकी किसी भी शेप का कंडक्टर हो सकता है, मैं सिलिंड्रिकल बना रहा हूँ। और इस सिलिंड्रिकल कंडक्टर से क्या फ्लो कर रहा है बच्चों, चार्ज फ्लो कर रहे हैं। चार्ज एक एंड से, मैं चार्ज नहीं बनाकर ये लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ बच्चों, एक्चुअली चार्ज ना स्ट्रीम से फ्लो कर रहे होते हैं, जैसे ये स्ट्रीम्स हैं चार्ज की, है ना, ये चार्ज फ्लो कर रहे हैं। तो चार्ज क्या हो रहा है, ऐसे चार्ज क्या कर रहा है बच्चों, फ्लो कर रहे हैं ना इससे, ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, ठीक है। हम चार्ज पे से स्ट्रीम में दिखा रहे हैं, समझ रहे हो बच्चों। तो जैसे करंट एट अ पॉइंट निकालते तो करंट डेंसिटी भी एट अ पॉइंट निकालते। अब मान लीजिए, है ना, इस कंडक्टर के इनसाइड एक पॉइंट है, मान लीजिए, है ना। कोई बोलता है कि हमसे एक पॉइंट है इस कंडक्टर के इनसाइड, मान लो यहाँ पर एक पॉइंट है बच्चों, पी पॉइंट है, इस कंडक्टर के साइड एक पॉइंट है पी। अब कोई मुझसे कहता है कि इस पॉइंट पर करंट डेंसिटी बता दीजिए। आज मैं करंट डेंसिटी की बात कर रहा हूँ, पहले दिन हमने जब पहले लेक्चर पढ़ा था करंट की बात कर रहे थे। तो आपने क्या करना है बच्चों, तो करंट डेंसिटी कहां निकालनी है बच्चों, इनसाइड अ कंडक्टर निकालनी है, एट अ पॉइंट निकालनी है। तो मैं एक कंडक्टर के इनसाइड करंट डेंसिटी निकाल रहा हूं, किस पॉइंट पे निकाल रहा हूं, पी पॉइंट पे निकाल रहा हूं। तो आप करंट डेंसिटी निकालने के लिए क्या करोगे, इस पॉइंट के अराउंड क्या करोगे, एक एरिया अज्यूम करोगे, ठीक ना। अब वो एरिया परपेंडिकुलर भी हो सकता है, एरिया किसी एंगल पे भी हो सकता है। चलो पहले परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं, तो मान लो कि मैं क्या करता हूं, एक एरिया अज्यूम कर लेता हूं इस पॉइंट के अराउंड, और वो एरिया में क्या कर रहा हूं, फ्लो ऑफ चार्ज के परपेंडिकुलर ले रहा हूं बच्चा, ठीक है ना। जो एरिया मैंने लिया फ्लो ऑफ चार्ज के क्या है, परपेंडिकुलर अराउंड दैट पॉइंट, ठीक है। और मान लीजिए एरिया कितना है, ये एरिया है, तो मैंने एरिया अज्यूम किया कितना है, एरिया है, और ये चार्ज ऑफ फ्लो के क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक बच्चों। तो इस गिवन एरिया से, इस गिवन एरिया से जितनी करंट फ्लो कर रही है, चार्ज की बात नहीं कर रहे, करंट की बात कर रहे हैं बच्चों, तो इस गिवन एरिया से जितना क्या कर रहा है, अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रही है, उसी अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया को क्या बोलते हैं बच्चों, करंट डेंसिटी कहते हैं, ठीक है ना। तो आप इसको ऐसे कह सकते हो कि इट इज डिफाइंड एज, पहले इसकी डेफिनेशन लिख दे रहे हैं, और बाकी समझ गए ना बच्चों। फिर एक बार अगर चाहो तो मैं दोबारा समझा देता हूं, फिर एक बार समझ लो। चलो, हमने कहा कि करंट डेंसिटी हम कहाँ निकाल रहे हैं, इनसाइड अ कंडक्टर एट अ पॉइंट निकालने। तो जिस पॉइंट पे आपने करंट डेंसिटी निकालनी है उस पॉइंट के अराउंड एक
एरिया अज्यूम कर लेना है उस, है ना, अज्यूम्ड एरिया से, है ना, जितनी करंट फ्लो करेगी, अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू दैट एरिया इज नोन एज करंट डेंसिटी। तो इसे लिखते हैं कि इट इज डिफाइंड एज, इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं पहले बच्चों आगे से। तो बोलते हैं कि इट इज डिफाइंड एज amount of current flowing through a given area around a point। ये एरिया आपने कहाँ लिया है, अराउंड अ पॉइंट लिया है ना। तो इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू अ गिवन एरिया अराउंड अ पॉइंट इनसाइड द कंडक्टर, है ना। तो हमने इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू, फ्लोइंग नहीं लिखा मैंने बच्चों, एक सेकेंड, हाँ, फ्लोइंग थ्रू, amount of current flowing through a given, अरे हाँ सॉरी एक कुछ छूट गया बच्चों, given area, flowing through a given area around a point, जो आपने एरिया लिया अराउंड अ पॉइंट लिया है, अराउंड अ पॉइंट इन अ कंडक्टर। ठीक है बच्चों। तो करंट डेंसिटी को इस तरीके से डिफाइन करते हैं, इसको जे से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, और ये कितना होता है I बाई ए, करंट पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो J इज इक्वल टू आई बाई ए, बाकी यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों, करंट एम्पियर, और एरिया क्या होता है मीटर, तो यूनिट हो जाएगी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट भी लिख देते हैं, तो SI यूनिट ऑफ J इज, लेकिन देयरफॉर SI यूनिट ऑफ J इज क्या हो जाएगा, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है ना। बाकी देखो इसको डिफरेंट वे में ले सकते हो बच्चों, जैसे आई का एक फॉर्मूला होता है NEAVD, पता है ना, आई इक्वल टू NEVD, तो आप इसे NEVD भी कह सकते हो, क्योंकि ए से कैंसिल आउट हो जाएगा। वो हम लोग आगे एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे बच्चों, एक रिलेशन ड्राइव करेंगे J सिग्मा और E में, तो फिर हम J को वही जैसे मैंने आई बाई ए को जैसे मैं बोल रहा हूँ वो ब्रेक करेंगे। अभी फिलहाल इसको ऐसे याद रखिए न्यूमेरिकली कि इट इज करंट पर यूनिट एरिया। तो बात समझ रहे बच्चों, तो ये कुछ छोटे टर्म है, इनको भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, इससे पहले शीट तो मैंने आपको नोट करा दी थी आई थिंक, हाँ इसको भी नोट कर लो बच्चों, इस शीट को भी, इसमें भी कुछ टर्म हमने पढ़ी। ये फ्लोइंग थोड़ा सा गड़बड़ सा हो रहा है बच्चों, इसको मैं थोड़ा सही करके लिख देता हूँ, हो सकता है आपको पढ़ने में दिक्कत हो। एक सेकेंड ना बच्चों, दोबारा से नोट कर लेना, ये फ्लोइंग लिखा था, वो थोड़ा सा मैंने वो रब किया ना तो दिख नहीं रहा था, अब कर लो। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो ये कुछ टर्म हमने आज, है ना, इंपॉर्टेंट कुछ टर्म सीखी, छोटे छोटे टर्म काम आती हैं। जैसे आगे हम एक रिलेशन ड्राइव करेंगे J इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, तो ये जितनी टर्म हमने पढ़ी है इनमें से कुछ टर्म का यूज उस रिलेशन में होगा। फिर आगे हम एक रजिस्टिविटी के बारे में, रजिस्टिविटी के रेंज पढ़ेंगे, कंडक्टर के लिए क्या होती है, इंसुलेटर के लिए क्या होती है, और सेमी कंडक्टर के लिए क्या होती है। तो आज का टॉपिक बच्चों, है ना, आज का लेक्चर हम यही एंड कर रहे हैं। देखो एक लेक्चर में बहुत से टॉपिक नहीं पढ़ रहे बच्चों, इसलिए कि आप एक बार में एक लेक्चर को, है ना, अब मैं बहुत से, है ना, 3-4-5 घंटे का एक लेक्चर बना दूंगा, तो 3-4-5 घंटे का लगातार आप, है ना, इतनी चीजें, है ना, समझ नहीं पाओगे। तो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ने आपने, एक दिन में इतना इनफ होता है बच्चों, तो थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए, है ना। एक दिन में अगर मैं, है ना, मैंने कहा 3-4-5 घंटे के बना देंगे तो फिर एक बार में इतना बड़ा लेक्चर आपके लिए दिक्कत करेगा। तो ठीक है, तो थोड़े थोड़े नोट्स पढ़िए, थोड़े इसको नोट्स बनाते रहिए, यही सही तरीका होता है। तो बच्चों चलिए, तो आज का लेक्चर हम यही एंड कर रहे हैं, और अगले लेक्चर में आगे के टॉपिक बात करेंगे। अभी चैप्टर में काफी टॉपिक बचे हैं बच्चों, ठीक है, अच्छा चैप्टर है ना, और ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। इसमें आपके जेई नीट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, तो ठीक बच्चों, तो आज का लेक्चर नहीं खत्म कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं, अगले लेक्चर में आगे की बातें करेंगे। और बच्चों आप इन लेक्चर को शेयर किया करो, ठीक है,
और अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो आप व्यू करते हो लेकिन लाइक नहीं करते, तो लेक्चर को लाइक भी किया करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो बच्चों। अब बोर्ड का टाइम है ना, तो आपने इन चीज़ों के हेल्प से रिवाइज करने हैं अपने अच्छे से, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और जैसे कोई बच्चे बाहर रहते हो, आपके जानने वाले कोई बच्चे रहते हो 11वीं 12वीं में पढ़ते हो या जेई नीट की प्रिपरेशन करते हो, साइंस वाले बच्चों, तो उनके साथ शेयर किया करो बच्चों, है ना, क्योंकि जेई नीट को के वाले बच्चों के लिए थ्योरी यही प्रिपेयर करनी है बच्चों, सबके लिए थ्योरी कॉमन है, बस कि उनका ऑब्जेक्टिव है, आपका पेपर सब्जेक्टिव है बोर्ड वालों का। चलिए बच्चों, तो अब अगले लेक्चर में मिलेंगे जल्दी, ठीक है। तो आज इसको पहले इतना पढ़िएगा, फिर नेक्स्ट ईयर में आगे की बात करेंगे। चलिए, थैंक यू।